हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस अरिहंत के सैम्पल पेपर 11 से लेके 15 तक के जितने भी एमसीक्यूज़ है ना वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एमसीक्यूज़ जो है वो उसका पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना इसके वो सारे रिपीटेड हैं। तो आपने जो फर्स्ट से लेके 10 तक के जितने भी सैम्पल पेपर अगर मेरे देखे हैं तो अगर वो क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो एमसीक्यूज़ हैं वो थोड़े न्यू हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सारे एमसीक्यूज जो है वो कवर करवा दिए जाए ताकि कोई भी नया क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट एमसीक्यू है, अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको ये टेररिस्ट अटैक के बारे में बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है इसका डेट वाइज। ठीक है, तो पहला है आपका पेशावर स्कूल मैसेकर। तो ये पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, वहां पे आर्मी स्कूल में अटैक हुआ था टेररिस्ट के द्वारा। तो ये हुआ था 2014 में। नेक्स्ट है काबुल स्कूल बॉम्बिंग। तो काबुल में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का जो काबुल है वहां पे ये अटैक हुआ था, स्कूल में बॉम्बार्डिंग हुई थी और आसपास के एरिया में भी हुई थी। तो यहाँ पे क्या है 2021 में हुआ था ये, और यहाँ पे फिलहाल क्या है अभी तालिबानी ग्रुप का ही कब्जा है। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स बॉम्बिंग। तो ये यूरोप का एक कंट्री है। तो यहाँ पे जो बॉम्बार्डिंग हुई थी ये 2016 में हुई थी। उसके बाद है पेरिस अटैक। तो ये तो पता ही होगा आपको, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो ये हुई थी 2015 में। तो आप इसको अरेंज कर लेना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 1 4 3 2। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूएस रिसीव्ड मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो फर्स्ट गल्फ वॉर के टाइम पे जब यूएस और 34 कंट्रीज ने जब अटैक किया था तो जो फंडिंग है, जो पैसा है वो कहाँ से, कौन से कंट्रीज से रिसीव किया था? ये था जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया, तीनों ही कंट्री है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो डेटरेंस भी है, बैलेंस ऑफ पावर भी है और अलायंस बिल्डिंग भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। उसका फोर्थ वाला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैड डिफरेंसेस ओवर इश्यूज इंक्लूडिंग द। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के जो इश्यूज हैं वो कई सारी चीज़ों को लेकर हैं, लेकिन इसमें और क्या चीज़ इंक्लूड होती है? ये होती है शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर। ठीक है, ट्रेड से भी है कुछ इश्यूज, कुछ माइग्रेशन इश्यूज हैं। ये तो बहुत बड़े इश्यूज हैं माइग्रेशन वाले, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीनों ही है वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द ट्रीटी ऑफ maastricht वाज साइंड एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन ईयू ऑन। तो ईयू की जो maastricht ट्रीटी हुई थी जहाँ पे ये बना था ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो ये कब बना था? ये बना था 7 फरवरी 1992। maastricht जो है एक शहर है नीदरलैंड के अंदर, तो वहाँ पे ईयू को लेके ये पूरा इसका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, उसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड इन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फाउंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे आपके बताने हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को किसने फाउंड किया था। तो ये है राम मनोहर लोहिया। ये सोशलिस्ट पार्टी के हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? एक तरीके से एंटी कांग्रेसिज्म। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख लेना, इसका आंसर है। बाकी के मोरारजी देसाई ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, के कामराज जो है ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कर्पूरी ठाकुर जो है ये सोशलिस्ट और भी बाकी जो दल थे उनसे बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला है द गोल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड ऑफ 1950 to 64। तो इंडिया का क्या गोल था इस टाइम पीरियड पे? तो इसका गोल था भाई प्रिजर्वेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें पहले ये काम करना था। बी में देखेंगे पंचशील। तो पंचशील का मतलब होता है 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन होंगे। तो आप एक तरीके से इसको यहाँ पे 5 प्रिंसिपल से अटैच कर लेना। बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो है इसको आगे लेकर गया था नैम। तो यहाँ पे नैम को सर्च करो, कहाँ पे है, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नैम। उसके बाद है दलाई लामा। ये कौन थे? ये तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर थे जो क्रॉस करके आए थे इंडिया में। ठीक है, इसी की वजह से जो है थोड़ा बोला जाता है कि हमारी जो 1962 में लड़ाई हुई थी उसका कारण ये भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 आप पैच कर लीजिए, फर्स्ट वाला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ही अलायंस होता है। तो एक सिंगल पार्टी तो अलायंस करेगी नहीं, तो 2 या 2 से अधिक जो पार्टियां हैं अगर वो कोलाइड करके एक सरकार बनाते हैं तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो आंसर सी इज द करेक्ट।
उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन के लिए। तो 10th वाला देख लेंगे, आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल सही बात है, हमारे जो लीडर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। एंड दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम। तो वो जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है ना, तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए ए और आर दोनों ही ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, द बीजेपी कंटिन्यूड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन 1991 एंड 1996, बिल्कुल सही बात है। एंड इसका रीजन जो है, इट अमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द 1996 इलेक्शंस एंड वाज इनवाइटेड टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, 1996 में अपनी सरकार बनाती है और यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कंसिडर किया जाता है, इसको एक सेंट्रल पार्टी जो है वो बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये पीएम भी बनते हैं उस समय पे। तो जो इसका आर है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। तो आंसर क्या हो जाए, वही बिल्कुल सेम ए। तो यहाँ पे आंसर हमारा सेम ही है दोनों के। उसका 12th क्वेश्चन देखेंगे, द सेशन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स रिजॉल्व्ड आफ्टर द प्लेबिसाइड दैट कंफर्म्ड पीपल डिजायर्स टू ज्वाइन इंडिया। प्लेबिसाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह, यानी जो जनता है उनको संग्रह करके उनके जो मत है, उनके जो विचार हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई आप इंडिया में मर्ज होना चाहते हो कि पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हो। तो ये कौन सा प्रिंसली स्टेट था, ये था जूनागढ़। क्योंकि जब यहाँ के नवाब भाग जाते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ की जनता जो है इनसे पूछा जाता है कि आप जो है किनके साथ रहना चाहते हो, तो ये बोलते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे सैंपल पेपर 12 पर। तो यहाँ पे इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इलेक्शंस रिजल्ट वाज कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो कौन से इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया है, तो ये कहा गया है 1967 के इलेक्शंस को। आंसर ए इज द करेक्ट। उसके बाद सेकंड है, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी वन 415 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। तो कौन से समय पे कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी लोकसभा के इलेक्शंस में, तो ये जीती थी स्टूडेंट्स 1984 के इलेक्शंस में। ये क्या था, 1985 में इलेक्शंस होने वाले थे एक्चुअली, लेकिन इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन है उसके बाद क्या है, इलेक्शन जो है दिसंबर में ही करवा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है वो 415 सीटें जीतती है आउट ऑफ 533 समथिंग ऐसे कुछ है। तो इसमें से ये जीतने के बाद जो है एक बहुत मेजोरिटी में ये आती है और अपनी सरकार बनाती है, और इसके जो पीएम बनते हैं वो बनते हैं राजीव गांधी। उसके बाद है थर्ड वाला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी लास्ट जो सैंपल पेपर था 11th वाला उसी में देखा था, डेटरेंस भी था, है ना, अलायंस बिल्डिंग भी था, बैलेंस ऑफ पावर भी था, लेकिन आर्म्स कंट्रोल नहीं था। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, विच कॉमन प्रोग्राम वाज हाईलाइटेड बाय द ग्रैंड अलायंस। तो यहाँ पे जो ग्रैंड अलायंस का ना कॉमन प्रोग्राम क्या था, तो यहाँ पे था आपका इंदिरा हटाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रैंड अलायंस हुई थी 1971 में। तो यहाँ पे जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्रता पार्टी है, भारतीय जनसंघ है, ये सारे मिलके एक बहुत बड़ी अलायंस बनाते हैं और ये सब खिलाफ होते हैं इंदिरा गांधी जी के। तो इसीलिए इंदिरा हटाओ के नारे लगाते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वन विच वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है जो ब्रिटिश इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ था, तो ये है मैसूर। मैसूर जो है सब्सिडरी अलायंस के अंडर में था, लेकिन पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया के अंडर में नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये प्रिंसली स्टेट था ये अलग था बिल्कुल। बाकी के हैदराबाद, बॉम्बे, मणिपुर, ये तीनों ही जो है ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर महाराजा ऑफ कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है ये कश्मीर के महाराजा ने और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कब साइन किया था, ये साइन किया था 1947, 26 अक्टूबर 1947 को इसमें साइन किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, द 2 मेंबर्स स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो यूरोपियन यूनियन के आपको 2 ऐसे कंट्री बताने हैं जिनकी सीट परमानेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये है फर्स्ट वाला, फ्रांस एंड ब्रिटेन। बट आज की डेट में क्या है, जो ब्रिटेन है ना वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया है। तो फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंडर में एक अकेला परमानेंट मेंबर है और ब्रिटेन जो है ये अलग है। ओके,
8th क्वेश्चन में देखेंगे द की एजेंसी ऑफ द यूएनआर। तो की एजेंसीज क्या है, यहाँ पे आपको एजेंसी सर्च करनी है स्टूडेंट। तो ये है आपका यूनेस्को, यूनिसेफ, ये दोनों ही एजेंसी हैं। और उसके बाद आईएलओ, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही मतलब ए एंड बी दोनों ही जो है ये की एजेंसीज हैं यूएन की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। 9th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो पहला पूछ रहा है फाउंडर ऑफ डीएमके पार्टी। तो इसके फाउंडर कौन थे, ये थे CN अन्नादुराई। इस पार्टी का ही पूरा नाम क्या था, द्राविड़ा मुनेत्रा कजगम। ठीक है, तो ये जो है ऑल इंडिया अन्ना करके इसको बोलते थे, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कड़कम करके बोलते थे। तो इनके जो फाउंडर थे इनका नाम था अन्नादुराई। उसके बाद बी जो पूछ रहा है द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु पास्ड अ जजमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑन 12 जून 1975। तो ये थे जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, उसके बाद थे सी को देख लेते हैं द प्रेसिडेंट हु इशूड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। तो कौन प्रेसिडेंट थे 1975 के समय पे जब इमरजेंसी को घोषित किया गया था, तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चौबुर्चा राजनीति वॉज एडवोकेटेड बाय दिस लीडर। तो ये कौन थे, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर्स बताए हैं कि इनको एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपका सेंटर है, सेंटर फिर रीजन है, फिर डिस्ट्रिक्ट है एंड विलेज है। ठीक है, आपका सेंटर से आपको कनेक्ट रहना है रीजन के साथ, और रीजन को कनेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट के साथ, और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है विलेजेस के साथ। तो जो ये बनेगा पूरा फ्रेम, इसी को चौबुर्जा राजनीति बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2413। इसको मैच कर लेना आप। उसके बाद आपका यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं 10th एंड 11th क्वेश्चन के लिए, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ए देख लेंगे यहाँ पे 10th वाला, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5-year प्लान्स। तो 5-year प्लान जो है ये भारत ने जो अपनाया था, तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर मॉडल ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं, और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो हमने मॉडल लिया है ये यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होकर लिया है। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। ठीक है, ये उसके बाद क्या है, रीजन क्या बोल रहा है इसका, मतलब ये बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या ये करेक्ट रीजन है। तो यहाँ पे देखना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर्स आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये यहाँ पे पैरल्स दे रखा है, राइवल्स। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या चीज होती है कि आप अपने राइवल कंट्री के साथ जो है शेयर्स करते हो अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये नहीं है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉम्पोनेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी, और 10th वाले का हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज इन द सीक्वेंस। तो आपको ये सारी चीजें जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। तो पहला देखते हैं एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को कब एबॉलिश किया गया था, ये किया गया था 2014 में, तभी तो नीति आयोग आया था 15 में। ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, लेकिन इसको बनाया कब गया था, ये बनाया गया था 1950 में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, अब देखिए इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका एबॉलिशन हो रहा है। तो एक तरीके से 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्मेट किया गया था नीति आयोग को। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4th क्वेश्चन, 4th वाला देख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये कब बनी थी, ये 1952 में बनी थी। तो 2413 कहाँ पे है, ये है आंसर सी। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। अब मूव करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर 13 के एमसीक्यूज पर। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इनकी डेट्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1995 में। उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक तरीके से एनजीओ टाइप काम करता है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 में। थर्ड वाला देखेंगे लीग ऑफ नेशन, ये 1920 में बना था। यूएन से पहले यही बॉडी काम किया करती थी वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, ये कब बना था, 1944 में बना था। ये एक तरीके से देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब उसको फिनिश किया गया था, तो यूरोप की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से जब ध्वस्त हो गई थी, तो यूरोपियन कंट्रीज को दोबारा से स्टैंड अप करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लिंक कर सकते हो, इसका जो
टाइम में है वो 1944 में है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो 3, 4, 2, 1 कहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे 3 सालों के लिए चुना जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास टू इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा एक्ट जो है वो पास किया गया था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये किया गया था द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। आंसर बी इज करेक्ट। उसका मैच द फॉलोइंग देख लेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये कब साइन हुआ था, ये हुआ था 1947। ये क्या है, जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था कि महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड मर्जर एग्रीमेंट। तो ये इन्होंने कब किया था, महाराजा ऑफ मणिपुर ने ये किया था 1949, बोध चंद्र करके थे ये राजा। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये एसआरसी जो है ये कब बना था, 1956 में बना था। पहला ही जो आपका स्टेट है वो आंध्र प्रदेश आता है एसआरसी के अंडर में डिवाइड होने वाला। उसका डी है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जितने भी आसाम से निकले हुए जितने भी स्टेट्स हैं वो, तो ये हुआ था 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3142। तो ए इज द करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ डैश बॉडी टू नीति आयोग। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये नीति आयोग की कौन सी बॉडी है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये 5 साल का जो प्लानिंग करती है ना सरकार, तो उसके लिए ये एक तरीके से उनको एग्जीक्यूट करती है। एक बहुत बड़ी बॉडी है, अपेक्स बॉडी जिसको बोला जाता है, और ये डिसीजंस देती है रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। उसके 6th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। अर्थ समिट था ये, यहीं पे एजेंडा 21 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने कौन से स्टेप्स उठाए थे, तो पहले तो वो इंट्रोड्यूस करती हैं 10 पॉइंट प्रोग्राम, जहाँ पे बैंक्स जो है उनको पब्लिक सेक्टर में लाया जाता है। फिर उसके बाद वो 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती हैं, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ही सही है। ए बी, शी लॉन्च्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, बिल्कुल सही है, फूड ग्रेन्स। उसके बाद है शी एम्फसाइज्ड ऑन ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्व देती हैं। ए एंड बी दोनों ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वर ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट विच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से प्रिंसली स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न के जो मर्ज हो जाते हैं, तो ये तीनों ही है, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है, और खासी हिल्स ऑफ मेघालय भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबाव हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच कांग्रेस इज रेफर्ड एज न्यू कांग्रेस। तो न्यू कांग्रेस जो है ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, जिसको कांग्रेस आर बोला जाता है। बाद में इसको जो है नया नाम दे दिया जाता है न्यू कांग्रेस या इंडिकेट पार्टी। वो सिंडिकेट थी, वो कांग्रेस ओ और सिंडिकेट बोलते हैं, इसको कांग्रेस आर और इंडिकेट बोलते हैं, ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। उसका 10th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर द इकोनॉमिक इश्यूज टेकन अप टू एज अ पार्ट ऑफ द आसाम मूवमेंट। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फैल रही थी वहां पे, और अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल रहा था। जब गरीबी फैलेगी तो फिर बेरोजगारी तो होती है ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, आंसर हमारा ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। 11th एंड 12th के लिए एक डायरेक्शन देखेंगे असेसन रीजनिंग के। तो पहला आपका बोल रहा है, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। इट एंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, इसलिए नीति आयोग को यहाँ पे लेकर आया है। थोड़ा प्लानिंग कमीशन में ये चीजें कम थी, लिमिटेशंस थी वहां पे, तो इसलिए नीति आयोग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसका 12th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इन जुलाई 1985 राजीव गांधी साइंड एन एग्रीमेंट नोन एज राजीव गांधी लोंगोवाला अकॉर्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको देखना है कि सही है कि नहीं, तो वैसे सही है। उसके बाद यहाँ पे इसका रीजन बोल रहा है, द एग्रीमेंट वाज साइंड टू स्टॉप द अकाली मूवमेंट एंड ब्रिंग नॉर्मलसी टू पंजाब, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाला के बीच में जो है पंजाब अकॉर्ड होता है, वहां पे बात की जाती है। तो यहाँ पे अकाली दल का जो मूवमेंट चल रहा
था इसको स्टॉप किया जाता है ताकि जो चीजें हैं पंजाब में नॉर्मल हो सके। अब मूव करते हैं सैंपल पेपर 14 के एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑर्गन सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी जनरल यूएन के अंडर में, ठीक है। उसका सेकंड है, द पीपल ऑफ दिस स्टेट अपोज द रूल ऑफ निजाम, तो निजाम से रिलेटेड है यहाँ पे, तो हैदराबाद आंसर हो जाएगा। उसका थर्ड वाला बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज का इंटीग्रेशन होता है, तो सबसे बेस्ट है ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद फोर्थ बोल रहा है, हाउ मेनी बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, तो 2001 में बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुए थे इंडिया एंड रशिया के बीच में। तो ये कितने थे एग्रीमेंट्स, ये थे 80 एग्रीमेंट्स थे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब देखेंगे मैच द फॉलोइंग, तो जगजीवन राम, ये इनका टाइम पीरियड आपको बताना है और ये क्या थे, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया 1979, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह का आपको टाइम पीरियड बताना है, ये है प्राइम मिनिस्टर रहे थे जुलाई 1979 से लेकर और 1980 जनवरी तक, ठीक है, कुछ ही महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद आता है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1977 से लेके 79 के बीच में। उसके बाद इंदिरा गांधी जी हैं जो ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं 1966 से लेकर 67 और 1980 से लेकर 84 के बीच में, तो इनका ये टाइम पीरियड है, तो आप इसको अरेंज कर लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3241, आंसर बी। द सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो कौन सा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्म्स कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आंसर सी। उसका नेक्स्ट बोल रहा है, द नेम द लीडर हु क्विट एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 1995 एंड बिकेम गांधीयन एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन भूदान मूवमेंट, तो ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने 1995 में पॉलिटिक्स से क्विट कर दिया था और भूदान मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, तो ये थे मोरारजी देसाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, आपको इसका आउटकम नहीं बताना, ऐसा कौन सा है जो नहीं है इसका आउटकम, ठीक है, नॉट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, ये क्या था एक्चुअली सिया सुन्नी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे थे मिडिल ईस्ट में, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को आना भी चाहिए ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे हैं 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन के लिए, तो 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इन 1978 डेंग सियापिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, बिल्कुल सही बात है। ओपन डोर पॉलिसी was to generate higher productivity by investment of the capital and technology from abroad, ये भी सही है, तो ये क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए उसने ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था डेंग सियापिंग ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्स एंड मोमेंटम हैड बीन गैदर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल बाय हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम्स रूल, ये भी सही है। The peasantry and women join hands against the oppressive rule of the निजाम, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स थे तेलंगाना के, तो उन्होंने अपने हाथ मिला लिए थे कि अभी हमें निजाम के सप्रेशन में नहीं रहना है, उसके ऑप्रेसिव रूल में नहीं रहना है, उसको मतलब हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इसको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो पहला देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट जो है ये कब बनी थी, ये बनी थी 1998 में, ठीक है, बीजेपी के साथ मर्ज है ये आज की डेट में। उसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ मंडल कमीशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मंडल कमीशन जो है इसको कब अपॉइंट किया गया था, ये अपॉइंट किया गया था 1979 में, और इसके जो हेड थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, और उस समय पे मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर थे जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अपॉइंट किया गया था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड देखेंगे, जनता दल जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये 1988 में हुआ था स्टूडेंट्स, इसको कई सारी पार्टियों ने मिलकर बनाया था एक तरीके से, जिसमें जगजीवन राम भी थे, है ना। उसके बाद क्या है, ये जन मोर्चा एक यूनाइटेड फ्रंट थी, उसमें भी इसको मिलाया गया था, नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल थी, तो ऐसे करके ये पूरे जनता का दल बना दिया था यहाँ पे, मतलब अलायंस थी बहुत बड़ी, ये 1988 में बनी थी ये, और ये वीपीसी के अंडर में बनी थी।
उसके बाद नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसी समय पे हमारी जो इकोनॉमी है इसमें रिफॉर्म्स आए गए थे, ठीक है ना। आज सैंपल पेपर देख लेते हैं 15 नंबर का। तो यहाँ पे एमसीक्यू लगाएंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, तो ये श्रीलंका नहीं है। वाई, बिकॉज ब्रिक्स का मतलब फुल फॉर्म जो है ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। तो ये तीनों ऑप्शन में है, ये नहीं है, इसलिए ये इसका मेंबर नहीं है। सेकंड है अरब स्प्रिंग वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट। तो अरब स्प्रिंग जो हुआ था ये किसके अगेंस्ट में हुआ था, तो ये करप्शन के लिए भी था, ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी था और ये पॉवर्टी के लिए भी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी इज रिलेटेड टू डैश ग्लोबलाइजेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ है विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द रियल बेनिफिशियरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर द एनडीए 4 गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर सेक्शन। जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो स्कीम सरकार चलाती है, तो वो किससे ज़्यादा रिलेटेड है, कौन ज़्यादा उसकी बेनिफिशियरी मतलब उसका फ़ायदा उठा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये लोअर सेक्शन के लोग जो हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे मैच द फॉलोइंग है। एक्चुअली यहाँ थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं है स्टूडेंट, तो मैं आपको समझा देती हूँ बट। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देख लेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये 1947 हो जाएगा। महाराजा ऑफ द मणिपुर साइंड मर्जर एग्रीमेंट ये 1949 में इन्होंने साइन किया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो एक्ट था मैंने बताया था। उसके बाद मेजर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट ये 1972, ठीक है ना। तो आप इसको अरेंज कर लेना, ये आपके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से कौन सी चीज को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इट जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, तो इसी से नहीं मिलता है। ये फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे द कंट्रीज लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड द हर्जोगोविना डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम। तो ये किससे आज़ाद हुए थे ये प्रोविंसेस, तो ये आज़ाद हुए थे यूगोस्लेविया से। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन जनवरी 1966 साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट विद विच जनरल ऑफ। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये किसके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं ताशकंद के अंदर 1966 में, तो ये रहते हैं पाकिस्तान के जनरल प्रेसिडेंट अयूब खान, ठीक है, वो प्रेसिडेंट होते हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे which one of the following from the north east had become a state before 1972। तो 1972 जैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना, तो उससे पहले जो है यहाँ पे कौन सा मर्ज हुआ था, ये था मेघालय। देन उसके बाद है आपका यहाँ पे 10th और 11th के लिए कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, हम देख लेंगे इसको। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1989 से एरा स्टार्ट हो गया था मल्टी पार्टी सिस्टम बनाने का। उसके बाद इसका रीजन जो है क्या बोल रहा है, इलेक्शन इन 1989 led to the defeat of the Congress party and ended its dominance over the Indian party system। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो कांग्रेस पार्टी थी उसका डोमिनेंस एक तरीके से खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या ये मेजोरिटी में नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ से अलायंसेस बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन का असर्शन रीजनिंग देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कल्चरल टाइज बिटवीन India and Israel date back in time, yet the political relation between both the countries developed after the NDA government came to power in India। लेकिन NDA गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट के बाद इनके रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। The leaders of both the countries have been visiting each other's country since 1990। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो 1990s के बाद से ही विजिटिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल में ही जो हमारे मोदी जी हैं वो गए थे 2018 में इजराइल में गए थे, और वहाँ के जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं वो भी यहाँ पे आए थे। तो इस तरीके से क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ये बना के रखते हैं, और अभी इजराइल के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे इन दोनों का ही जो आंसर है वो ए हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 12th क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे अरेंज करना है आपको इसको सीक्वेंस में। तो पहला बोल रहा है श्रीलंका गेन्स इंडिपेंडेंट। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली, तो ये मिली 1948 में।
उसके बाद डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। देखो यहाँ पे तीनों का बोल दिया, लेकिन तीनों का टाइमिंग अलग है। पाकिस्तान जो है इसने डेमोक्रेसी रिस्टोर किया 1981 में, बांग्लादेश ने 1991 में और नेपाल ने 2008 में। लेकिन आप जो है तीनों को लर्न कर लेना, ठीक है। उसका प्रोक्लामेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश की जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो कब घोषित होती है? 1971 में होती है, जब उसको आज़ाद करा दिया जाता है वेस्ट पाकिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान ज्वाइंस द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक सियाटो एंड सेंट्रो, तो ये हो जाएगा 1954 में इसने ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो ज्वाइन किए थे, ठीक है ना। तो इस आंसर को भी आपको अरेंज करना है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, फाइनली जो है हमारे 15 सैम्पल पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो 11 से लेके 15 तक के जितने भी मैंने एमसीक्यूज आपको कराए हैं, अगर वो रिपीटेड हैं तो ठीक है, नहीं है तो जितने भी नए एमसीक्यूज हैं आप उनको एक बार जरूर देख लेना। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। आपको थोड़ा सा रिवीजन इसका करना पड़ेगा, थोड़े न्यू क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैं एक करेक्शन आपका करना चाहूँगी, तो यहाँ पे हम एक करेक्शन कर लेते हैं। सैम्पल पेपर 10 के सेक्शन ए का थर्ड जो क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट वाला तो 2004 ही था, सेकंड वाला जो था 1987 था, IPKF जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी। और यहाँ पे जो थर्ड वाला जो है ना, इंडिया एंड बांग्लादेश साइन फरक्का ट्रीटी, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसका जो टाइमिंग है वो 1996 है, ठीक है, 75 नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे जो है 1998 ही रहेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी बी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, वो फरक्का बैराज के बारे में था, तो वो 75 में है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटी की बात कर रहा है तो वो 96 में होगा, ठीक है ना। तो आप इसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट। और जो भी आपको इसके PDF चाहिए, आपको इसके नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिए हैं, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सारे सैम्पल पेपर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, अपने एग्जाम्स को क्लियर कीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री की वीडियो सीरीज के साथ, तब तक धन्यवाद।